नमस्कार दोस्तों, नव्य वो चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सबसे निवेदन है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अभी सिर्फ शाम के 7 ही बजे होंगे, पर अंधेरा चारों तरफ घिर चुका था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 10 साल का गौरव साइकिल से बारिश के मजे लेते हुए अपने घर जा रहा था। तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे वाले टीन सेट के नीचे पड़ी। उसने अपनी साइकिल वहां खड़ी करी और उस ओर बढ़ गया। सड़क के किनारे टीन सेट के नीचे एक बुजुर्ग महिला एक कोने में अपने थैले को अपने बाहों में कसे और एक हाथ से छड़ी पकड़े ठिठुर रही थी। बारिश की फुहारें काफ़ी तेज थीं और कहीं भी सूखी जगह नहीं बची थी। बारिश के पानी के साथ उनकी आंखों से भी पानी बह रहा था। वो आंखों में नमी लिए बारिश थमने का इंतजार कर रही थी। क्या हुआ अम्मा, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? घर जाना है क्या? शुभम उनके पास जाकर कहता है। एक बच्चे की आवाज़ सुनकर सुनीता जी पहले तो चौंक गईं। उन्होंने काफ़ी लोगों से मदद मांगी थी, पर किसी ने उनकी मदद नहीं की। और अचानक ऐसी बारिश में एक बच्चा कहाँ से आ गया? घर का नाम सुनकर वो थोड़ी भावुक हो गई और अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए बोली, बस एक घर ही तो नहीं है मेरा। क्या हुआ अम्मा, बताइए ना, कुछ हेल्प चाहिए क्या आपको? गौरव दोबारा उनसे पूछता है। तुम कौन हो बेटा, और इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? सुनीता जी उसकी आवाज़ की तरफ अपना मुंह करके कहती हैं, मेरा नाम गौरव है। मैं तो पार्क से खेल कर आ रहा था। चलिए आपको घर पहुँचा दूँगा। गौरव कहता है, बेटा मेरा घर नहीं है, मैं तो ऐसे इधर उधर अपना गुजारा करती हूँ। एक आदमी यहाँ छोड़ गया था ताकि मुझे छत मिल सके, पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और यहाँ भी पानी भर चुका है। वो नम आँखों से कहती हैं। ओह, गौरव निराशा से कहता है। फिर कुछ सोचकर खुश होते हुए कहता है, तो आप एक काम करो ना, मेरे साथ मेरे घर चलो। आपके कपड़े भी भीग गए हैं, मेरी मम्मा आपको नए कपड़े भी दे देंगी। उस बच्ची की दयालुता देखकर सुनीता जी का मन भर आया, पर वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। आखिर जब उनके अपनों ने ही उनका साथ नहीं दिया तो वो परायों से क्या उम्मीद रख सकती थी। इसलिए वो गौरव से मना करती हैं, पर गौरव नहीं मानता। वो अपनी जिद पर अड़ जाता है कि अगर वो उसके साथ नहीं जाएंगी तो वो भी अपने घर नहीं जाएगा। आखिर हार मानकर वो हामी भर देती हैं। पास में ही कुछ दूरी पर उसका घर था। गौरव सीधे अंदर गया तो अंदर से आवाज़ आई, कहाँ गया था गौरव, कब से ढूंढ रही हूँ। अंदर से गौरव की माँ की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर सुनीता जी बाहर ठिठक गईं। कुछ भूतकाल की बातें उन्हें याद आ गईं। वो अपने आप से बोली, मुझ जैसी अंधी को कौन अपने घर में रखेगा? मैं किसी का बोझ नहीं बनना चाहती, और वो तो बच्चा है, नादान है। मुझे यहाँ से जाना चाहिए, इससे पहले कोई बाहर आए। इतना अपमान सहने के बाद अब मैं और अपमान नहीं सह पाऊंगी। सुनीता जी ने अपनी लाठी संभाली और धीरे धीरे वहाँ से चली गई। दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा था, पर बारिश अब रुक चुकी थी। वो आगे बढ़ रही थी, तभी उन्होंने लाठी से एक बेंच महसूस की। उन्होंने उस पर अपना पल्लू फेरा, जिससे उसका पानी हट गया, और वहाँ बैठ गई। पानी रुक चुका था, पर ठंड से काँप रही थी वो। उन्होंने अपने थैले से एक चादर निकाल कर ओढ़ ली। अब रात गहरा रही थी। खाने को तो कुछ नहीं था, पर अब उन्हें भूख सुनने की ज़्यादा आदत हो गई थी। इसलिए उन्होंने अपने थैले से दूसरी चादर निकाली और बेंच पर बिछा दी। थैले का तकिया लगाकर और दूसरी चादर ओढ़कर वो वहाँ ही लेट गई। वो अब भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि बारिश ना आए, और शायद भगवान ने उनकी बात सुन भी ली। सुनीता जी को इस जगह 1 साल हो चुका था, और 1 साल से वो भीख मांगकर ही अपना गुजारा कर रही थी। उनके मटमैले कपड़े उनकी कहानी बयां कर रहे थे। भूख के कारण रात न जाने कौन से पैर उनकी आंख लग गई। अगली सुबह किसी ने आकर उन्हें हिलाया तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। सुनीता जी अचानक से उठ बैठी और बोली, कौन कौन है? तभी आवाज़ आई, अरे मम्मी देखो, यही तो है वो अम्मा। अरे ये तो उस बच्चे गौरव की आवाज़ है, बुदबुदाते हुए सरिता जी ने कहा। तो उस महिला ने कहा, हाँ माँ जी, गौरव ही है। कल रात से मुझे बोल रहा है कि आपको ढूंढ कर लाऊं। कब से ये आपको ही ढूंढ रहा है। आज तक आपने इतनी इज्जत किसी ने नहीं दी थी। उनकी आंखें नम हो गई थीं।
मैं देख तो नहीं सकती बेटा, लेकिन बिना देखे कह सकती हूँ कि ये बच्चा नहीं भगवान है। वो महिला बोली, माँ जी, ये भगवान नहीं बहुत शैतान है। इसकी बात सुनकर सुनीता जी हंसने लगी। अरे, भगवान तो शैतान और मासूम भी होते हैं, उस महिला ने मुस्कुराकर कहा। माँ जी, मैं अभी आई, आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ, तभी आपका ये भगवान खुश होगा। ये कहकर वो पास वाली दुकान पर चली गई। अम्मा, आप मेरे घर से चली क्यों आई? आपको पता है उसके बाद मैंने आपको कितना ढूंढा? गौरव हल्का नाराज होते हुए कहता है, बेटा, मैं तुम्हारे घर वालों को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वहाँ से चली आई। पर देखो, तुम तो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई। सुनीता जी हल्का मुस्कुराकर कहती हैं। गौरव कुछ कहता उससे पहले गौरव की माँ वहाँ आ जाती है। वो चाय और नाश्ता सुनीता जी को दे देती हैं, तो वो लेने से मना करने लगती है, पर गौरव भी जिद पर अड़ जाता है। अम्मा, आप तो मेरी दोस्त हो ना, तो लेना पड़ेगा, वरना मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगा। सुनीता जी उस बच्चे के कहने पर मना नहीं कर सकी और सामान पकड़ लिया। गौरव की माँ बोली, माँ जी, रात को यहीं सोती हैं क्या आप? सुनीता जी अपनी बदनसीबी को कोस रही थी और अपने घर वालों को याद कर रही थी। जहाँ जगह मिल जाती है वहाँ सो जाती हूँ बेटी। उनका बदन काँप रहा था, इसलिए गौरव की माँ कहती है, अरे माँ जी, लगता है आपको तो बुखार है, आप ये गरम गरम चाय पी लीजिए। और गौरव की माँ उनका बदन काँपते देख बोली, अम्मा जी, आपको तो बुखार है। गौरव के पापा डॉक्टर हैं, आप चाय नाश्ता कर लीजिए और उनके पास चलिए। गौरव ने तुरंत चहकते हुए कहा, हाँ माँ, मेरे पापा डॉक्टर हैं, वो सबको ठीक कर देते हैं। अरे रहने दो बेटा, ये सब तो लगा रहता है, तुमने मेरे लिए इतना किया वो ही काफ़ी है। सुनीता जी नम आंखों से कहती हैं, अरे माँ जी, आपको काफ़ी तेज बुखार है, आपको चलना ही होगा, है ना गौरव? गौरव की माँ कहती है, हाँ मम्मा, अम्मा आप जल्दी से नाश्ता कर लीजिए और हमारे साथ चलिए। गौरव उनके पास बैठते हुए कहता है। इतना अपनापन देखकर सुनीता जी की आंखें छलक उठती हैं। उन्हें पहली बार इतनी इज्जत मिल रही थी, इसलिए वो चाहकर भी मना नहीं कर पाती और चाय नाश्ता करके उनके साथ चली जाती हैं। वो अपने मन में कह रही थी, इतनी प्यारी बच्ची है, जैसे खुद है वैसे ही संस्कार बेटे को दिए हैं। वो दोनों उन्हें उनके घर के बगल में बने अपने क्लिनिक में लेकर आए, जहाँ गौरव के पापा सुमित ने उनका चेकअप किया और उन्हें कुछ दवा दी। वो उनका आभार व्यक्त करके जाने लगी तो गौरव ने कहा, अम्मा, आपका कंबल तो फटा हुआ है, आपको इसमें ठंड लगती होगी ना? नहीं बेटा, मेरे पास 2 कंबल हैं और अब तो आदत हो गई है इन सब की। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वो मुस्कुराकर अपने हाथ जोड़कर कहती है और वहाँ से जाने लगती हैं। तभी गौरव की माँ राधिका उन्हें रोकते हुए कहती हैं, रुकिए अम्मा। ऐसा कहकर वो अपने घर के अंदर चली जाती है। वो बाहर आती है, उसके हाथ में एक कंबल, कुछ कपड़े और एक गद्दा भी था। वो उनके पास आकर कहती है, ये लीजिए माँ, ये गद्दा और कंबल, कुछ कपड़े हैं, आप ले लीजिए। अरे नहीं बेटी, इनका मैं क्या करूँगी, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है, आज यहाँ कल वहाँ, इन्हें कहाँ कहाँ लेकर घूमूंगी मैं, मुझसे तो मेरा शरीर ही नहीं संभलता, नजरें तो वैसे भी नहीं हैं। सुनीता जी अपने हाथ जोड़कर कहती हैं, तो अम्मा, आप एक काम कीजिए ना, आप यहाँ हमारे पास ही रुक जाइए, आप बीमार भी हैं, गौरव को भी दादी का साथ मिल जाएगा। सुमित कहता है, अरे नहीं नहीं बेटा, मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ, मेरे अपनों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया था। एक एक तुम हो, मुझे अपने पास रखने की बात कर रहे हो, पर मैं अब किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। वैसे भी अब जिंदगी कितने ही दिन बचे हैं, जैसे तैसे कट जाएंगे। तुम लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती, पर अब मैं और एहसान नहीं ले सकती। वो अपने हाथ जोड़कर कहती हैं, माँ जी, मैंने और सुमित जी ने आपको माँ जी कहा है, आप हमारी माँ समान हैं और माँ कभी बच्चों पर बोझ बन सकती है क्या? तो फिर आप अपने बच्चों के घर में रहने से क्यों मना कर रही हैं? राधिका उनसे कहती है, हाँ माँ, मैं और राधिका तो बचपन से ही अनाथ हैं, बड़ों का संदेह क्या होता है हमें नहीं पता। आप हमारे साथ रहेंगी तो हमें भी माँ के होने का एहसास होगा, साथ ही गौरव को भी दादी का प्यार मिलेगा, प्लीज़ मना मत कीजिए। सुमित उनके आगे हाथ जोड़कर कहता है। इतना अपनापन देखकर सुनीता जी की आंखें भर आईं। वो कहती हैं,
उन्हें कुछ ना कहता देख सुमित कहता है, अच्छा ठीक है अम्मा, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती तब तक रुक जाइए, उसके बाद मैं आपको नहीं रोकूंगा। सुनीता जी इतना प्यार देखकर मना नहीं कर पाती और उनके साथ रुकने के लिए मान जाती हैं। तीनों काफ़ी खुश होते हैं। राधिका उनको अंदर लेकर आई और उन्हें स्नान करवाकर स्वच्छ वस्त्र पहनाए। सुमित, गौरव और राधिका की सेवा और प्यार से उनका दिल अक्सर भर जाता। अपने बेटे ने उन्हें इतनी इज्जत कभी नहीं दी थी जितनी सुमित और उसके परिवार ने उन्हें दी थी। उनकी सेवा से जल्दी वो ठीक होने लगी। भरपूर आराम और खाने पीने का ध्यान रखने से अब सेहत में अच्छा सुधार हो गया था। अच्छे कपड़े और अच्छे खान पान से चेहरे की चमक वापस आ गई थी। सुनीता जी बार बार ईश्वर को धन्यवाद करती कि इतनी दुख की घड़ी में उन्हें गौरव और उसके माता पिता का साथ मिला। एक दिन राधिका ने उनसे पूछ ही लिया, माँ जी, आप पुराना माने तो आपके परिवार के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। आपके भी तो बेटे और बेटी होंगे ना? आप कह रही थी उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया था, उन्होंने ऐसा क्यों किया? सुनीता जी खामोश हो गईं। उन्हें वो भूले बिसरे दिन फिर से याद आ गए, जिनकी पीड़ा चेहरे पर साफ झलकने लगी थी। उन्हें खामोश देखकर राधिका उनके पास बैठकर उनके हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, अम्मा, आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। नहीं बेटा, बस कुछ बुरी यादें याद आ गईं। वो अपने आंसू पूंछकर बोली, बेटा, परिवार तो है मगर सबने जाने कहाँ रहने चले गए मुझे छोड़कर। मैंने तो कितनी बार तलाश की मगर कुछ पता नहीं चला। राधिका ने कहा, क्या हुआ था माँ जी? उन्होंने अचानक आपको क्यों छोड़ दिया? सुनीता जी उसकी बात सुनते ही उन यादों में चली गईं। यादें आंखों के सामने तैरने लगी। करीब 1 साल ही हुआ था जब वो अपने बेटों के बीच, परिवार में 2 बेटे और बहू थी। पति के साथ बाकी जीवन तीर्थ यात्रा करने में बीत रहा था। दोनों अक्सर तीर्थ पर ही रहते और अब तक अलग अलग प्रदेशों में घूम चुके थे। बेटे बहुएं भी अपने जीवन में व्यस्त थे। एक बार तीर्थ करते समय जब शहर घूमने निकले तो सड़क पार करते समय दोनों का एक्सीडेंट हो गया। दोनों को भयंकर चोटें आईं। दोनों की हालत बहुत गंभीर थी और सुनीता जी को सिर में, बेटों ने हॉस्पिटल में भर्ती करवाया मगर उनके पति को बचाया ना जा सका और उनकी मृत्यु हो गई। सुनीता जी से सहा ना गया। उनकी आंखों पर पट्टीबंदी होने के कारण वह अंतिम समय में पति को भी ना देख सकी। पति के जाने के दुख से गुजर रही सुनीता जी पर कुछ दिन बाद एक दुख का पहाड़ और टूट पड़ा। उनकी आंखें देखने लायक नहीं बची थीं। वो अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी थी। अब किस्मत पर रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जब हॉस्पिटल से घर वापस आए तो बहू को अंधी सास का ख्याल रखने में समस्या होने लगी। बेटे दिन भर ऑफिस में रहते। दिन में दोनों बहुएं आपस में उनके काम को एक दूसरे पर टालती रहती। कई बार सुनीता जी खाने का इंतज़ार ही करती रहती पर शाम तक खाना ही नहीं मिलता था। वो तो अपने काम खुद से करने की कोशिश भी करती पर ना देख पाने के कारण कहीं भी टकरा कर गिर पड़ती थी तो कभी कपड़े उल्टे पहन लेती। कई बार तो सही अंदाज़ा ना होने के कारण पानी ही बिस्तर पर गिर जाता था। जब वो गिरती बहुएं उन पर हंसती और उन्हें उठाने भी नहीं आती थी। सुनीता जी को अपने कमरे का अंदाज़ा तक न रहता। इस अंधेपन के कारण उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता। एक दिन बड़ी बहू शोभा ने अपने पति महेश से कहा, महेश, हम तुम्हारी अंधी माँ को कब तक संभालेंगे? ये छोटी तो कुछ करती नहीं है। तुम्हारी भाभी हर छोटी बात के लिए आवाज़ लगाती रहती है। मैं सारा दिन थक जाती हूँ, मुझसे तो नहीं होगा। अब कुछ फैसला कर लो। महेश ने कहा, अब क्या करूँ मैं? इनको भी तीर्थ करने की जाने की क्या पड़ी थी। अब खुद तो बेसहारा होकर बैठ गई। अब कौन इनका काम करे? इधर छोटी बहू राखी भी अपने पति नरेश से यही कहती है, देखो नरेश, अपनी माँ को कहीं छोड़ाओ, नहीं तो इनके काम के लिए नौकर लगा दो। मैं तो नहीं कर सकती। दीदी सारा दिन इनका काम मुझ पर टालती रहती हैं और मैं अकेले करती हूँ। तुम्हारी माँ नखरे भी बहुत करती है, नरेश ने कहा। राखी, हम नौकर रखेंगे तो उसका खर्चा भी तो देना पड़ेगा। बड़े भैया तो दे देंगे और हम पर अकेले बोझ पड़ेगा। नौकर खान रखना है तो बेवकूफ़ी है। हाँ, कहीं छोड़ सकते हैं। राखी ने नरेश को बड़े भैया से बात करने का सुझाव दिया तो नरेश ने जाकर बड़े भाई महेश से कहा, भैया, माँ की देखभाल करना मुश्किल हो रहा है। राखी सारा दिन लगी रहती है।
यही बात महेश ने अपनी पत्नी शोभा के लिए कही तो नरेश ने कहा, भैया माँ के लिए वैसे तो नौकर रखना ही ठीक है, मगर उसका खर्चा कौन उठाएगा? शोभा ने बीच में बात काट कर कहा, हम तो नहीं उठाएंगे, हम कहाँ से पैसे लाएंगे? राखी ने भी वही बात दोहरा दी, हमारे पास भी कौन सा पैसों का पेड़ लगा है, हम भी कहाँ से लाएंगे? बड़ी समस्या आन पड़ी थी, लेकिन काफ़ी देर के बाद विचार किया गया कि दोनों नौकर का खर्चा आधा आधा करेंगे। कुछ दिन में सुनीता जी के लिए नौकर ढूंढकर रख लिया गया, मगर इसका ताना भी बहुएं सुनीता जी को देने लगी कि बुढ़िया तो अंधी होकर बैठ गई है, बेटों बहुओं पर बोझ बनते शर्म नहीं आती। शोभा का तीखे तेवर सुनीता जी के कानों में पड़ते तो वो तिल मिलाकर रह जाती, क्योंकि अब खुद भी लाचार थी, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अब दोनों बहुओं ने नौकर को परेशान करना शुरू कर दिया। सुनीता जी के काम के साथ साथ उसे घर के काम भी करवाने लगी। एक का काम पहले करता तो दूसरी नाराज होकर कहती कि हम भी पैसे देते हैं। नौकर की खींचातानी होने लगी तो नौकर परेशान रहने लगा। एक दिन तक नौकर काम पर नहीं आया, उसने काम छोड़ दिया तो दोनों अपने अपने कमरों में बंद हो गईं। उधर सुनीता जी भूख प्यास से तड़प उठी, लेकिन एक को भी तरस नहीं आया। जब उन्होंने खुद ही भोजन तलाशने की कोशिश की तो रसोई से सामान गिरने की आवाज़ आई। दोनों भागकर आईं तो देखा कि किचन का कांच का सामान नीचे गिरकर टूट गया था। सुनीता जी को वहां देखकर शोभा ने उन पर हाथ उठाया। वो उन्हें जोर जोर से मारते हुए बोली, एक तो तेरी वजह से नौकर भाग गया बुढ़िया, ऊपर से तू इतना नुकसान कर रही है। एक तो पहले ही मेरा इतना खर्चा, अब इसका खर्चा क्या तेरा बाप देगा? अंधी सुनीता जी जमीन पर पड़ी बहू के हाथों पीटी जा रही थी। नीचे पड़े कांच के टुकड़े उनको चुभ रहे थे, लेकिन दोनों उन्हें इतनी बदहवासी से होकर मार रही थी कि उन्हें उनके शरीर पर बहता खून न दिखाई दिया। कांच चुभने के जख्म कई जगह हो गए थे और सुनीता जी दर्द से कराह रही थी। अब तो बहू का हाथ उन पर आए दिन उड़ जाता था। उन्हें कोई नौकर मिल रहा था और उसका सारा गुस्सा सुनीता जी पर उतारने लगी। इतनी बदतर जिंदगी जी रही सुनीता जी ये सब सहने को मजबूर थी। उनके जख्म ठीक नहीं हो रहे थे और अब उनमें पच पड़ने लगी थी। जब उनकी हालत ज़्यादा खराब हुई तो बेटों ने उन्हें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया, लेकिन इससे पहले कुछ कागजात अस्पताल के नाम पर साइन करवा लिए। सुनीता जी को अस्पताल में ठीक होने में काफ़ी समय लगा। उनसे घर वालों के बारे में पूछा जाता तो वो कुछ न बता पाती, क्योंकि उन्हें खुद कुछ पता नहीं था। कोई भी इतने दिन में उन्हें अस्पताल में देखने तक नहीं आया। सुनीता जी ठीक होकर जब खुद ही अपने घर के पते पर पहुंची तो पता चला कि पूरा परिवार घर बेचकर जा चुका था। सुनीता जी बेबस होकर कितनी देर घर के बाहर बैठी रहीं, फिर वहां से उठकर मंदिर चली गई। हर रोज भगवान से प्रार्थना करती और घर जाती कि शायद कोई उन्हें मिले, मगर उनके अंधेपन का फ़ायदा उठाकर उनके साथ विश्वासघात किया गया था। घर अपने नाम कराकर बेच दिया गया था। सुनीता जी की इतनी कहानी सुनकर राधिका की आंखों में आंसू आ गए। वो सहानुभूति से उन्हें गले लगे जाती है। सुनीता जी भी रो देती हैं। माँ जी, आपके बच्चों को आपका एक बार भी ख्याल नहीं आया? कैसे उन्होंने आपको बेसहारा छोड़ दिया? बेटा, सब तुम्हारी तरह नहीं होते। संस्कार तो मैंने भी ऐसे ही दिए थे, मगर समझ नहीं आता कि किसको दोष दूँ, किस्मत को, बच्चों को, या फिर अपने संस्कारों को बुरा कहूँ। सुनीता जी रो रही थी और गौरव उनके आंसू पूछ रहा था। इतना तो उनके अपनों ने भी नहीं किया था। सुनीता जी उसी आश्रय में रहती थी। एक दिन गौरव के पापा सुमित ने आकर कहा, अम्मा, एक आंखों के कैंप का आयोजन हो रहा है, वहाँ आपकी आंखें दिखाकर पता कर सकते हैं कि आप फिर से देख पाएंगी या नहीं। क्या पता कुछ इलाज हो जाए और आप देख पाएँ। सुनीता जी ने कहा, नहीं बेटा, डॉक्टर ने मना कर दिया था, अब तुम भी रहने दो। तुमने इतना किया है वो काफ़ी है। उसके इलाज में बेकार इतना पैसा भी खर्च होगा और फ़ायदा भी नहीं होगा। सुमित ने कहा, अरे नहीं नहीं अम्मा, वो सब गरीबों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। गौरव खुश हो रहा था कि अब अम्मा देख पाएंगी। सबने उनको इलाज के लिए मना लिया था। कैंप में उनकी आंखें दिखा गई तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक होने की कुछ संभावना तो है, लेकिन थोड़ा ट्रीटमेंट शुरू करके पता चलेगा। सुमित डॉक्टर्स की इस बात पर राजी हो गया और सुनीता जी का इलाज शुरू हो गया।
1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि आंखें वापस आ सकती हैं। सब खुशी के मारे उछल पड़े। वो सभी बहुत खुश हुए। सुनीता जी के 6 माह के ट्रीटमेंट के बाद वो दिन आ गया जब उनकी आंखों की पट्टी खोली जानी थी। उन्होंने सबसे पहले गौरव को देखने की इच्छा जताई और गौरव को सामने खड़ा कर उनकी पट्टी खोली गई। हल्के हल्के आंखें खुली तो पहले कुछ नजर नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद गौरव का चेहरा दिखाई दिया। वो अम्मा कहकर उनसे लिपट गया। सुनीता जी ने उसे खुद से लिपटा लिया और खूब प्यार किया और बोली, मेरे मासूम फरिश्ते, ये सब तेरे कारण ही हुआ है। उन्होंने राधिक और सुमित को भी इशारे से बुलाया। वो भी आकर उनके गले लग गए। सुनीता जी को एक बहुत प्यारा परिवार मिल चुका था। सुनीता जी अपनी आंखें ठीक होने से बहुत खुश थी। अब सुनीता जी के दिन गौरव के साथ खेलते बीतने लगे थे। इस बीच एक और खुशी ने उनके घर दस्तक दी। उन्हें पता चला कि राधिका दोबारा माँ बनने वाली है। फिर क्या था, उन्होंने उसकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। सुमित और राधिका भी माँ का प्यार पाकर काफ़ी खुश थे। वो उसका पूरा ख्याल रखती, साथ ही लापरवाही करने पर हल्की डांट भी लगाती। एक दिन उन्होंने सुमित और राधिका से फ्री होकर उनके पास आने को कहा तो दोनों रात के समय उनके कमरे में आ गए। सुनीता जी ने उनके सामने अपनी अलमारी खोली और अपने पति की एक तस्वीर बाहर निकाली। उन्होंने दोनों से कहा, तुम दोनों के कारण ही मैं ये जीवन फिर जीने के लायक हुई हूँ, नहीं तो भिखारी बन चुकी थी और दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थी। आज इस तस्वीर से उन्हें आंखों से देखकर याद कर पाती हूँ, सब लोग तुम लोगों के कारण हो सका है। दोनों उनकी बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, माँ जी, हम तो भगवान के बनाए कर पुतली हैं, जो वो कराता है वही करते हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, धन्यवाद तो उसका ही है। और फिर हमें और गौरव को भी उसकी अम्मा और माँ मिल गई। सुनीता जी ने उनकी बात सुनकर हाथ मिली तस्वीर को पीछे से खोलना शुरू कर दिया। ये देखकर दोनों चौंक गए कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। सुनीता ने तस्वीर खोलकर उनके पीछे से कुछ कागजात बाहर निकाले, जिन्हें देखकर दोनों हैरान रह गए और बोले, अम्मा ये क्या है। सुनीता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये उस ज़मीन के कागजात हैं जिसके बारे में मेरे बच्चे नहीं जानते थे। ये ज़मीन हमने तीर्थ पर जाने से पहले अपने गांव की ज़मीन बेचकर खरीदी थी। हमने इसी शहर में इसको खरीदा था और तीर्थ से आने के बाद बच्चों को तोहफे में देने चाहते थे, मगर उसके बाद उनका रूप देखकर मेरा मन बदल गया। मैं हमेशा इस तस्वीर को अपने पास रखती थी, इसलिए अस्पताल में भी ये मेरे पास ही थी। लेकिन अब ये ज़मीन मैं तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को तोहफे में देना चाहती हूँ, क्योंकि तुम दोनों मेरे बच्चे ही हो। इतना तो मेरे लिए कोई नहीं कर सकता था। ये तुमने किया उसकी कीमत नहीं, बल्कि मेरा प्यार और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए तोहफा है। दोनों हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। कुछ देर बाद दोनों ने कहा, नहीं अम्मा, ये हम नहीं ले सकते। हमने किसी लालच में आपके लिए ये सब नहीं किया। इसका मतलब तुम मुझे अपनी माँ नहीं मानते। सुनीता जी ने उदास होकर कहा, नहीं अम्मा, ऐसा नहीं है, पर हम ये नहीं ले सकते। हमने जो आपकी सेवा की वो निस्वार्थ भाव से की। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो हम इस ज़मीन पर अस्पताल बना सकते हैं। सुमित कहता है। ये बात सुनकर सुनीता जी का चेहरा खिल उठा, लेकिन फिर बोली, लेकिन बेटा हॉस्पिटल के लिए तो बहुत पैसा लगता है। इतने पैसे? सुमित ने कागज़ में ज़मीन देखकर कहा, अम्मा ये ज़मीन काफ़ी है। हम इसमें आधी ज़मीन बेचकर वो पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं, जिससे पैसा बढ़ जाएगा और फिर इस पैसे से हॉस्पिटल बनवाने में आसानी हो जाएगी। सुनीता जी सुमित का ये आइडिया सुनकर बहुत खुश हुई। उन्हें सुमित पर पूरा भरोसा था। उन्होंने झट से इसकी सहमति दे दी। अगले दिन ही सुमित ने ज़मीन देखी और उसको नपाई करवा ली। इतनी बड़ी ज़मीन में कुछ बेच देते तो भी फर्क नहीं पड़ता था। हॉस्पिटल बाकी में आराम से बन जाने वाला था। सुमित ने उसका कुछ हिस्सा बेचा तो अच्छे खासे पैसे वो ज़मीन बिक गई। सुनीता जी ने सोचा भी नहीं था कि जो ज़मीन उन्होंने आलू के भाव ली वो एक दिन सोना देगी। इतना सारा पैसा मिल गया था कि जल्दी से सुमित ने उसे एक दोस्त की सलाह लेकर शेयर मार्केट में लगा दिया। 6 महीने बीते और पैसा कई गुना बढ़ गया। इसी बीच राधिका ने बहुत प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया।
जिसका नाम सुनीता जी ने सुधा रखा। साल भर में मुनाफे के साथ पैसे हाथ में आ गए और हॉस्पिटल बनवाने का काम सुमित ने शुरू करवा दिया। बीच में जब फिर से पैसों की जरूरत पड़ी तो सुनीता जी ने छुपा कर रखी एक हीरे की अंगूठी और चेन सुमित के हवाले कर दी और कहा, मैं अब इन सब का क्या करूँगी, सही काम में लग जाए तो इससे अच्छा होगा। 2 साल पूरे होने से पहले अस्पताल बनकर तैयार हो गया था और सुनीता जी और नन्ही सुधा के हाथों उसका उद्घाटन कराया गया था। अब सुनीता जी ने सुमित को अस्पताल की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी और खुद रोज अपनी कार से पूरे अस्पताल का मुआयना करने जाती। जरूरतमंदों का इलाज वहाँ बिना पैसों के होता था। सुमित जी जो एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर थे, उन्हें देर रात किसी का फ़ोन आया। उधर किसी ने कहा कि उनके बच्चे का गंभीर एक्सीडेंट हो गया है और उसकी हालत बहुत ख़राब है। कहीं से आपका नंबर मिला है, प्लीज़ डॉक्टर हमारे बच्चे को बचा लीजिए। ये सुनकर डॉक्टर सुमित ने उन्हें हॉस्पिटल आने को कहा और खुद भी जल्दी से पहुंच गए। वहां जाकर देखा उसके शरीर पर कई जगह हुए घावों पर पट्टियां कराई गईं और खून को बहने से रोका गया, लेकिन मामला अभी गंभीर ही था क्योंकि बच्चा होश में नहीं आया था, जो कि अभी केवल 7 साल का था। देर रात को डॉक्टर सुमित ने घर आकर राधिका से कहा, राधिका आज एक छोटे से बच्चे का केस आया है जिसका एक्सीडेंट हो गया और पैर की हड्डी इतनी कुचल गई है कि बच्चे का पैर काटना पड़ सकता है। कल तक पता चलेगा। वो बच्चा अपने गौरव जैसा ही है, एकदम प्यारा सा मासूम सा। मुझे देखकर बहुत दुख हुआ। इस छोटी सी उम्र में बहुत बुरा है हुआ उसके साथ। रात को बात करते करते सुमित सो गया। अगली सुबह उनकी आंखों का सामान्य चेकअप जो हर महीने होता था वो होना था। वैसे भी कुछ अधिकारी आने वाले हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। डॉक्टर सुमित सुनीता जी को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर चले गए। सुनीता जी अपने कमरे में कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर रही थी। तभी एक नर्स वहां दौड़ती हुई आई और बोली, डॉक्टर कल जो बच्चा आया था उसके माँ बाप बहुत रो रहे हैं। वो बच्चा बोल नहीं रहा, केवल छत की तरफ देखे जा रहा है। सभी लोग टेंशन में हैं, आपके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। सुमित ने इतना सुनते ही उस बच्चे के कमरे की तरफ दौड़ा। सुमित ने जाकर उस बच्चे की तरफ देखा जो बिस्तर पर गुमसुम पड़ा हुआ था, जैसे कि उसका शरीर सांस तो ले रहा था मगर उसमें कोई हरकत नहीं थी। शायद दुर्घटना के सदमे का असर था। सुनीता जी भी मीटिंग करके अपने कमरे से कुछ अधिकारियों के साथ निकली और उस कमरे के अंदर आई तो वो चक्की रह गई। इस बच्चे के माँ बाप कोई और नहीं बल्कि उनके बेटे बहू शोभा और महेश ही थे। सुनीता जी को नजर बेड पर पड़े लाचार बच्चे पर पड़ी तो वो उनका पोता था। उनका दिल रो पड़ा। महेश भी अपनी माँ को वहाँ देखकर हैरान हो गया कि इनकी आंखें ठीक कैसे हो गई और ये यहाँ कैसे। महेश के मन में चलते सवालों को सुनीता जी ने भांप लिया था। पीछे शोभा की आवाज़ आई, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए, जाने इसको क्या हो गया है। डॉक्टर सुमित ने बच्चे को देखते हुए धीरे से कहा, अब इस बच्चे का पैर काटना ही पड़ेगा क्योंकि इन्फेक्शन फैला तो मुश्किल हो जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर रोती हुई शोभा को सुनीता जी ध्यान से देख रही थी। ये वही शोभा थी। इतनी प्रताड़नाएं सुनीता जी ने बिना कुछ कहे सही थी। सुमित बच्चे को चेक करने लगे, तभी उनके कानों में शोभा की आवाज़ पड़ी, ये तुम्हारी माँ यहाँ क्या कर रही है? इसे कहो कि जाए यहाँ से, कैसे मेरी तरफ देखे जा रही है। डॉक्टर सुमित ने सारी बात सुनी तो पीछे पलटकर कहा, ये इस हॉस्पिटल की मालकिन है मैडम, ये मेरा नहीं इनका हॉस्पिटल है, इसलिए थोड़ी तमीज़ से पेश आइए। शोभा ये सुनकर हक्की बक्की रह गई। इतना बड़ा हॉस्पिटल, वो भी इस बुढ़िया का, कैसे? बस यही सब शोभा मन में सोचने लगी, जिस पर महेश भी हैरान हुआ। अपनी माँ को इस मुकाम पर देखकर नजरें झुकाने को मजबूर हो गया। डॉक्टर सुमित ने तुरंत नर्स से उस बच्चे को कुछ इंजेक्शन लगाने को बोला तो उन्हें एक फ़ोन आ गया, सर एक इमरजेंसी है, आप अभी आ जाइए। डॉक्टर सुमित जा चुके थे और जाते जाते उन्होंने सुनीता जी से घर जाने को कहा। उनके जाते ही महेश ने सुनीता जी से कहा, माँ आपकी आंखें वापस ठीक कैसे हो गई? महेश को बोलते देखकर शोभा जी ने तुरंत ही कहा, ये कौन सा नया नाटक है? कोई लॉटरी लग गई क्या इस बुढ़िया की? किसकी जेब काटकर ये सब बनवाया है? सुनीता जी ने गुस्से से उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देखकर कहा, ये जानना चाहते हो ना कि तुम्हारी माँ मरी क्यों नहीं?
बच कैसे गई और ये सब कैसे हो गया। महेश का सिर झुक गया मगर सुनीता जी के ताने नहीं रुके। शोभा भी बार बार सुनीता जी की तरफ देखे जा रही थी। महेश ने झूठ फूट बोलकर लीपापोती करने की कोशिश की। माँ, आप जाने कहाँ थी, हमें मिली ही नहीं थी। ये सुनकर सुनीता जी दहाड़ पड़ी। झूठ मत बोलो तुम लोग घर ही बेचकर चले गए थे। तुमने मुझसे गलत कागज़ पर झूठ बोलकर साइन करवाए। जब मैं गई पड़ोसी ने कहा कि कब गए पता ही नहीं चला। बोलो, झूठ बोल रही हूँ क्या मैं? तभी हॉस्पिटल की नर्स एक कागज़ लेकर आई और महेश को देते हुए बोली, ये हॉस्पिटल का बिल है, ऑपरेशन के लिए आपको ये बिल भरना होगा। नर्स की ये बात सुनकर वो दोनों चौंक गए क्योंकि अभी उनके पास कोई पैसे नहीं बचे थे। तभी शोभा अपने बच्चे के पास भागी जो जोर जोर से लंबी लंबी सांसें ले रहा था। घबराई हुई शोभा बच्चे को आवाज़ दे रही थी मगर उसका शरीर कोई हरकत नहीं कर रहा था। शोभा के पास आकर उसने डॉक्टर से कहा, माँ, आप डॉक्टर को बुला दीजिए प्लीज़। माँ, आप तो यहाँ की मालकिन हैं। माँ, वही मेरे बच्चे को ठीक कर सकते हैं। देखिए ना इसकी क्या हालत हो रही है। शोभा सुनीता जी के कदमों में गिरकर बच्चे के लिए मदद मांग रही थी। सुनीता जी को अपनी पोते की हालत पर तरस आया और उन्होंने सोचा इस बच्चे का क्या कसूर है। उन्होंने अपने फ़ोन से डॉक्टर सुमित को कॉल किया। बेटा, 5 मिनट चाहिए थे। डॉक्टर सुमित ने कहा, हाँ हाँ अम्मा जी, कहिए क्या हुआ। सुनीता जी ने कहा, जिनका बच्चा तुम्हारे पास इलाज के लिए आया है वो मेरा पोता है। प्लीज़ बच्चे को तुरंत तुम्हारी ज़रूरत है, तुरंत आ जाओ। डॉक्टर सुमित ये सुनते ही मीटिंग छोड़कर वहीं आ गए और तुरंत इमरजेंसी में सर्जरी के लिए जाना पड़ा। आनन फानन में बच्चे को आईसीयू में शिफ्ट किया गया और सर्जरी शुरू कर दी गई। इन्फेक्शन काफ़ी फैल गया था जिसको ख़त्म करने के लिए पैर को ही काटना पड़ा मगर बच्चे की जान बचा ली गई। जब ऑपरेशन चल रहा था उस समय शोभा और महेश उनके आगे हाथ जोड़े खड़े थे। शोभा ने आगे हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी और बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझसे पाप हुआ है। आपको इतने दुख दिए जिसकी जो सज़ा मिले कम ही होगी। सुनीता जी को आज माफ़ी की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने माफ़ करने को साफ मना कर दिया था। महेश ने रोते हुए कहा, माँ, आज आप नहीं होती तो हम जाने क्या करते। मेरे बेटे के इलाज के लिए समय पर हो गया। माँ, हम चाहते हैं आप हमें माफ़ कर दें। मगर सुनीता जी कुछ नहीं बोली। डॉक्टर बाहर आए और बताया बच्चा अब खतरे से बाहर है। महेश और शोभा ने डॉक्टर को शुक्रिया कहा तो डॉक्टर सुमित ने कहा, इनको धन्यवाद कीजिए, इनके कहने पर ही सब हुआ है। शोभा की आंखें शर्मिंदगी से भरी थीं, अपने के कारनामों को याद कर रही थी और अब महसूस हुआ था कि कितना गलत किया था। तभी पीछे से आवाज़ आई, भैया, अरे मुझे पता नहीं चला, आपका फ़ोन आया तो मैं बाहर था। नरेश ने आकर जैसे ही माँ को देखा तो वो सकपका गया, साथ में उसकी पत्नी राखी भी थी। महेश ने गुस्से में कहा, मुझे पता है कि तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, क्योंकि तुम्हें लगा कि मैंने पैसे मांगने के लिए फ़ोन किए हैं। आज वही माँ काम आई है जिसे हमने मुसीबत में मरने के लिए छोड़ दिया था। मुझे माता पिता की कीमत का एहसास हो गया है और धिक्कार है तुझ जैसे भाई पर जो दुख में भी काम ना आ सका। महेश सुनीता जी के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। महेश ने नरेश को बताया कि कैसे उसकी माँ ने ही उसकी मदद की और उसका बेटा बच गया। जिस माँ को हमने बोझ समझकर घर से बेघर कर दिया था, आज वो इस करोड़ों के हॉस्पिटल की मालिक है। ये सुनकर दोनों की आंखें फटी रह गईं। दोनों ने कहा, हमें माफ़ कर दो माँ, अब हमारे साथ चलो। ये सुनकर सुनीता हैरानी से उन्हें देखने लगी तो सुनीता जी मुस्कुराकर बोली, मैं अपने बेटे बहू और पोता पोती के साथ काफ़ी खुश हूँ, अपने बच्चों का ख्याल रखना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली गई। उनकी बात सुनकर सुमित की सांस में सांस आई क्योंकि वो अपनी माँ को नहीं खोना चाहता था। सुनीता जी वहाँ से अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल गई और चारों बेटे बहू उनको जाते हुए देखते रहे। सुनीता जी एक समय मुसीबतों से घिरी थी, तब यही बेटे छोड़कर चले गए थे। आज उनका साथ किस्मत ने छोड़ा तो सुनीता जी ने ही उन्हें सहारा दिया था। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, सुनीता जी ने अपने पोते की मदद करके सही किया या गलत? कमेंट बॉक्स में अपने राय विचार लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।